पाठ 7 का नाम है मित्र को पत्र। अब पत्र लिखा गया है तो भाई पत्र तो पढ़ना पड़ेगा। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी कुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है कि गुवाहाटी कहाँ है, पूर्वोत्तर में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है। तो माजुली भी आपको याद रखना है, वैसे याद ही होगा कंपटीशन वाले बच्चों को। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी आ गया यहाँ पे। ठीक, माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। यह देखिए सत्रिया नृत्य यहाँ के फेमस है। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी मंदिर है। तो कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी नगर के समीप है। यहाँ पूरे भारत में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए। अब ये देखिए उमानंद मंदिर भी है। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं अपने मित्रों के साथ बहुत सारी खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्दी ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र रूपम। तो ये था एक पत्र। पाठ 8 है चतुर्गीदड़। चतुर्गीदड़ क्या है? एकांकी है। ध्यान रखिएगा, चतुर्गीदड़ एकांकी है। तो इसमें पहला दृश्य होता है तालाब का किनारा। तालाब के किनारे पर मगरमच्छ कुछ सोचता है कि मैं तो सारी मछलियाँ धीरे धीरे चट कर गया, अब मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा? और गीदड़ भी पानी पीने नहीं आता। तो कछुआ उसका मित्र था, तो उसने बोला क्या हुआ, कैसा हाल, मतलब क्यों उदास क्यों हो? तो मगरमच्छ बोला मेरे तो भूखे प्राण निकल रहे हैं। तो कछुआ बोला क्यों, आज मछलियाँ नहीं आई क्या? तो मगरमच्छ बोला मछलियाँ तो काफ़ी बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। सोचा था गीदड़ मिलता तो आज काम चल जाता, लेकिन वह इतना चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। तो कछुआ बोला कि हाँ गीदड़ को तो पकड़ना कठिन है। तो मगरमच्छ ने बोला कि अच्छा तुम मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताओ कि मैं उसको खा करके अपनी भूख मिटा सकूं, तो मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा फिर। तो कछुआ बोला अच्छा ठीक है, तुमको मैं कुछ उपाय सोचकर बताता हूँ। तो कछुए ने उसके कान में, मगरमच्छ के कान में कुछ उपाय सोचा। तो मगरमच्छ ने बोला ठीक है, मैं वैसे ही कहूँगा जैसे तुम कर रहे हो। तो मगरमच्छ एक और सांस रोक करके मरा सा कहीं पड़ गया, मतलब सांस रोक करके लेट गया। तो फिर क्या हुआ कि गीदड़ को कुछ दूर आते देख करके कछुआ रोने लगा कि हाय मेरा दोस्त तुम मर गया, मैं बिल्कुल अकेला रह गया, ये वो। तो गीदड़ जो है बोला कि क्या हुआ कछुआ भाई, क्यों रो रहे हो? तो कछुआ बोला कि मेरा मित्र स्वर्ग को पधार गया, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो गीदड़ बोला क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? तो गीदड़ बहुत खुश हुआ, सोचा कि इसके डर के मारे तो मैं तालाब में पानी भी पीने नहीं जाता था। तो कछुआ ने कहा क्या? तो गीदड़ ने कहा कुछ नहीं। तो फिर गीदड़ ने कहा कि ये तो बहुत दुख की बात है। फिर कछुआ ने कहा हाँ दुख की बात है, आओ मित्र उस पर थोड़ा सूखे पत्ते डालते हैं और पत्ते डाल के उसको ढक दें। तो गीदड़ जो है डरते डरते मगरमच्छ जो कि सांस रोक करके लेटा था उसके पास गया। वो सोचा कि कहीं मतलब कि सही है कि गलत है कि क्या है,
तो उसके पास गया। उसके बाद थोड़ा सा सांसें आ रही थी उसकी, तो गीदड़ को थोड़ा शक हुआ। तो गीदड़ ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि यह सचमुच में मरा है। तो कछुआ ने कहा, हाँ हाँ मरा है, देखते नहीं कि मरा है। तो गीदड़ ने कहा कि मैंने तो सुना था कि जो मगरमच्छ मरा होता है उसकी पूंछ हिलती रहती है, तो ये लग रहा है अभी ये पूरी तरह से नहीं मरा है। तो कछुआ ने कहा, नहीं भाई पूरी तरह से मर गया। तो गीदड़ ने कहा, गीदड़ दूर भाग जा, मतलब फिर उसके थोड़ी देर में क्या होता है कि पूंछ उसकी मगरमच्छ की हिलने लगती है। तो गीदड़ ने कहा, गीदड़ भाग जाता है। गीदड़ ने कहा, ओ मित्र देखो मरा नहीं है। और उसके बाद फिर कछुआ ने कहा, जब गीदड़ भाग जाता है तो कछुआ बोलता है मगरमच्छ से, अब तुम अपनी आंखें खोल लो, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ गए, उसे तो पकड़ना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार गीदड़ की जान बच जाती है। बस इतनी सी कहानी रहती है। 8-9 फूलदेई। तो प्राकृतिक पर्व फूलदेई ये कैसा त्योहार है? ये उत्तराखंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो इसमें बताया गया है एक छोटी सी लड़की की कहानी, और उसी के माध्यम से बताया गया है फूलदेई देई त्योहार कैसे कैसे मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है। तो जैसे जानकी एक बहुत छोटी सी लड़की है, बहुत प्रसन्न रहती है। वो अपने मित्रों के साथ फूलदेई त्योहार मनाने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ कर के नहा धो करके हाथ में फूल डलिया लिए हुए अपने दोस्तों के साथ चल पड़ती हैं। ठीक है, तो जंगल में बच्चे जाते हैं, तरह तरह के फूल तोड़ते हैं। अब इसके बारे में देख लीजिए, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड का कैसा त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, तो इसे बाल पर्व भी कहते हैं। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो चैत्र मास क्या होता है? हिंदुओं का नववर्ष होता है ना। चैत्र मास हिंदुओं का नववर्ष होता है, नववर्ष का पहला महीना होता है। और फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ये भी देखिए पूछ सकते हैं ना, फूलदेई किसके, कौन सी ऋतु के आगमन का प्रतीक है, तो जानना होगा। चैत्र ऋतु आते ही क्या होता है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है, सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर सुंदर जो पहाड़ होते हैं वो फूलों से लद जाते हैं, और यही फूल जो है बच्चों द्वारा तोड़े जाते हैं। और जो द्वार रहते हैं, लोगों के घरों के द्वार रहते हैं, उनके द्वार पे ये लोग क्या करते हैं, उसी देहली पे ये लोग फूल और अक्षत डालते हैं, और फूल और अक्षत डालते हुए ये बोलते हैं ये सेंटेंस, फूल देई छम्मा देई दैनी द्वार भर भकार, ये दिल्ली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग बधाई देते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि दिल्ली फूलों से भरी हो। ये देखिए यहाँ पे दिल्ली पे क्या करते हैं, फूल डालते हैं, अक्षत डालते हैं, और इसका अर्थ ये होता है कि दिल्ली फूलों से भरी हो, मंगलकारी हो, सबको क्षमा करें, सबकी रक्षा करें, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, घर में अन्न के भंडार बने रहें। तो सभी के घरों में जो फुलारी आने की तैयारी की जाती है। फुलारी क्या होता है? फुलारी मतलब यही जो बच्चों के झुंड होते हैं, इन्हें फुलारी कहते हैं। ठीक है, फुलारी आने की तैयारी की जाती है, और घरों को पूर्णतः स्वच्छ जैसे जैसे इधर यूपी बिहार और मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिवाली की तैयारी की जाती है। बढ़िया घर को एकदम अच्छे से सजाया जाता है। दिल्ली को गोबर से, मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। उसके बाद इनके यहाँ क्या होता है कि जो फुलारी आती है, गाना गाती हुई ये आशीर्वाद देते हैं, तो उन्हें ये लोग क्या करते हैं, चावल गुड़ भेंट में देते हैं, पैसे भेंट में देते हैं। तो इस सारे बच्चे क्या करते हैं, दिन भर दिल्ली पूजकर बहुत थक जाते हैं, मतलब दिन भर ये सब काम करते हैं, और उसके बाद जो है वो जो रहता है वो जो उनके साथ एकत्र होता है, चावल बच्चों के पास एकत्र होते हैं, चावल गुड़ सब मिला करके ये लोग हलवा छोई साई पापड़ी जैसे व्यंजन बनाते हैं। मतलब सारी चीज़ें इकट्ठा करके ये सारे व्यंजन बनाते हैं बच्चे, और इसी को खाते हैं। ठीक है, मैं इन्हीं पैसों से तेल घी खरीदते हैं। मतलब ये जो दिल्ली पे जाते हैं, दिल्ली पे फूल दे करके, अक्षत दे करके, आशीर्वाद दे करके जो पैसे लेते हैं, या फिर जो भी उनको मिलता है, गुड़ पापड़ी, अरे गुड़ चावल ये भी मिलता है ना, तो उसका ये लोग क्या करते हैं, इसका ये लोग व्यंजन बनाते हैं। तो इसी तरह से ये फूलदेई पर्व क्या सिखाता है, फूलदेई पर्व सिखाते हैं बच्चों को प्राकृतिक प्रेम और सामाजिक
सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही सिखाता है। और इसमें क्या बोला गया है, यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। ठीक है, तो बस फूल देव त्योहार में यही इतना था कि बच्चे दहली पे जाते हैं और फूलों को दे करके शुभकामनाएं देते हैं। खुद उनको भी गुड़ भेली और पैसा जिसके पास जो रहता है वो सब मिलता है, और बच्चे इसी तरह से त्योहार मनाते हैं यहाँ के। ठीक है, रस है रस्साकसी। रस्साकसी क्या है, एक खेल गीत है। ठीक है, तो अब इसमें खेल गीत है तो खेल के बारे में बताया गया है। ये रस्साकसी वाला खेल है जो इसी के बारे में इसका बखान किया गया है। तो थोड़ा सा इसकी लाइनें देख लीजिए, क्या पता लाइन को दे दे। तो जोर लगाओ हैसा भाई हैसा, सीना ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों ओर पकड़कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़कर, जोर लगाओ हैसा भई हैसा, खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ हैसा भई हैसा। ठीक है, तो हैसा से आप हैसा से समझ जाइएगा कि रस्साकसी वाला ये पाठ है। और इसमें कुछ लाइनें और बची हैं, देखिए। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ हैसा भैसा। ठीक है, जैसा रस्साकसी गेम होता है ना, सिर्फ उसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है इसमें। थोड़ा सा इससे भी क्लू करके जान लीजिएगा, लेकिन आपको चैप्टर का नाम तो याद ही होना चाहिए ना। हुए पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दांव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ हैसा भई हैसा। तो इसको लिखा किसने है, इसको कन्हैया लाल मत्त जी ने लिखा है। कन्हैया लाल मत्त जी ने लिखा है। फ्रेंड्स, जो लोगों ने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड का सारंगी नहीं देखा है, उसको जा करके उसका सारंगी पूरा देख लीजिए। मैंने पूरा अच्छे से करा दिया है। देखिए, केवीएस का एग्ज़ाम भी अब बोल रहे हैं कि जल्दी से आ जाएगा वैकेंसी, बहुत जगह सुनाई दे रहा है सितंबर तक आ जाएगा। तो आप आगे पीछे मान के चलिए, लेकिन फिर भी सितंबर कितना ही दिन है, और उसके बाद इतना बड़ा सिलेबस भी तो है, उन सबको कवर कराना है। तो पिछले साल रिमझिम से आया था, इस बार भी सारंगी वीणा इन सबको आप एकदम रट डालिए। देखिए, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, एकदम एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो चलिए, इसी तरह जिनको अपनी टेंशन होगी ना, जिनको चिंता होगी, वो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन जिनको नहीं होगी, जिनको लगता होगा कि हाँ हम ऐसे ही कर लेंगे ऊपरी तो ऊपरी नहीं होने वाला है। पेपर भी बहुत टफ बनता है, अनएक्सपेक्टेड बनता है। तो पिछली बार अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें थी, तो उन्हीं को हम इस बार अपना जड़ मजबूत करना है। तो जड़ तभी मजबूत होगा जब आप अभी से जुड़ जाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ही क्लास अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आज इसमें पार्ट 10 हो गया। हाँ, इसमें एक छोटी सी और कहानी है, कविता है। तो इसमें ट्रैफिक जाम की कविता है पार्ट 10 में। ट्रैफिक जाम में देखिए 4 लाइन और दिया गया है कि सुग्गे ने सुग्गे से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम, जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। तो कितना अच्छा है ना। मनोज कुमार झा ने लिखा है, क्या लिखा है, ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम में क्या है, सुग्गा मतलब वही तोता। प्यारा जादुई पिटारा, एक जादुई पिटारा। तो ये जादुई पिटारे एक कहानी है। तो ऐसे ही बच्चों के मनोरंजन के लिए, जिसका कोई वो नहीं है। तो एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला, गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें निकले 900 ऊंट। उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी, उसी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। उस आटे पर नालियर फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। घोड़े को जब ऐंठ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई, पाया वहां एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12। एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे जाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 शेर। खा नाज हुए दीवाने,
चले चाल बेहद मस्ताने। तो ये थी जादुई पिटारे की कहानी, अरे कविता, जो कि बस ऐसे ही बच्चों के मनोरंजन के लिए बोली गई है। ठीक है, फिर अगला चैप्टर। पाठ 12 एक कहानी है छोटी सी लड़की सिमरन की। ठीक है, इस 12 पाठ का नाम है अपना अपना काम। अपना अपना काम इकाई का भी नाम है, जो कि इकाई 4 है। तो इकाई 4 के अंदर पाठ 12 है अपना अपना काम। एक सिमरन छोटी सी लड़की है, उसी की कहानी है, जो कि बाग में बैठी होती है और उसके बाद स्कूल का होमवर्क करती रहती है। तो स्कूल का होमवर्क करती रहती है तो कहती है ओहो थक गए, मैं तो सारा दिन पढ़ना लिखना पड़ता है। तो इसके बाद वो क्या करती है, अपनी पुस्तक रख देती है और उसके बाद चारों तरफ देखने लगती है। जब चारों तरफ देखने लगती है तो उसको मधुमक्खी दिखाई देती है। तो वो बोलती है कि मैं मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सारा दिन उड़ूंगी। तो मधुमक्खी भिन्न भिन्न करते हुए रुकती है। उसके बाद मधुमक्खी बोलती है तुम तो इतनी सुखी हो, तुम हम जैसा नन्हा कीड़ा क्यों बनना चाहती हो। तो तो वो बोलती है, सिमरन बोलती है कि इसमें क्या सुख है, पढ़ना लिखना पड़ता है सारा दिन। तो मैं तुम्हारी तरह डाल डाल पे फूल फूल पर उड़ना चाहती हूँ। तो मधुमक्खी बोलती है उड़ उड़ कर मैं जो है मेरे पंख थक जाते हैं, उड़ना तो हमारा काम ही है। और सिमरन बोलती है ओहो, अगर सारा दिन मुझे उड़ना पड़ेगा तो मैं भी थक जाऊंगी। फिर वो अपनी सिर ऊपर करती है, उस वो एक पेड़ देखती है जो कि फलों से लदा होता है। तो बोलती है वाह, मैं पेड़ बनना चाहती हूँ, देखो एक जगह खड़ा रहता है। तो फिर पेड़ हंसने लगता है, बोलता है कि मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा हूँ बस। तो सिमरन मुस्कुराती है। फिर पेड़ बोलता है सुनो बेटा, मेरा शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के बाद जो फल उगता है वो भी तुम लोग खा लेते हो। तो सिमरन आंखें झुका लेती हैं। उसके बाद सोचती है सच में ये पेड़ तो बड़े परिश्रम करते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, और फल हम खा लेते हैं इनके। फिर उसके बाद क्या होता है कि चिड़िया को देखती है सिमरन। फिर उसके बाद बोलती है कि मैं चिड़िया सिमरन बोलती है कि चिड़िया की जैसे बनना चाहती हूँ। तो चिड़िया बोलती है ना ना, ये क्या सोच रही हो, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती रहती हूँ मैं, घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो सिमरन सोचने लगती है। उसके बाद बोलती है बस बस मैं समझ गई, परिश्रम से ही सब जीते हैं, सब मतलब सभी लोग मेहनत करके ही जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई, मतलब स्कूल का काम करने लगी और पढ़ने लगी। तो कितनी अच्छी कहानी थी ये। पाठ 14 किसान की होशियारी। तो किसान की होशियारी क्या है, एक कहानी है। इसमें एक किसान होता है जो कि अपने खेत में हल जोतता रहता है। तो उसके पास पहुंच जाता है भालू, और भालू उसको बोलता है, मतलब उसको मारने के लिए झपटता है। तो किसान बोलता है कि मुझे मुझे मत मारो, मैं इस भूमि में जो भी उपजाऊंगा तुमको भी खिलाऊंगा, जो भी उपज करूंगा। तो भालू बोलता है ठीक है, तुम जो भूमि के ऊपर की जो उपज करोगे वो मेरी होगी और नीचे की तुम्हारी होगी। तो किसान क्या करता है, आलू बो देता है। तो आलू जब बो देता है, किसान आलू लेके चला जाता है और भालू चढ़ जाता है। फिर उसके बाद भालू दिमाग लगाता है कि इस बार जमीन के अंदर की जो होगी उपज वो मेरी होगी और ऊपर की तुम्हारी होगी। तो किसान क्या बोता है, गेहूं बो देता है। तो गेहूं बो देता है तो फिर भालू को जड़ मिलती है। तो भालू फिर खींच कर बोलता है इस बार बीच वाली फसल मेरी होगी और ऊपर नीचे की तुम्हारी होगी। तो किसान इस बार गन्ना बो देता है। तो फिर भालू को जड़ और वो उसका पत्तियां मिल जाती हैं। तो फिर भालू का सिर चकरा जाता है। बस इसमें इतना। पाठ 15 भारत। ये इकाई 5 पे हम पहुंच गए हैं, जिसका नाम है हमारा देश। ठीक है, तो इकाई 5 में हमारा देश है। अब देश को लेकर के ही सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, मतलब इसके बाद के पाठ होंगे। तो भारत, भारत क्या है, कविता है। ठीक है,
तो भारत कविता है। अब इस कविता को देखना भी इसलिए ज़रूरी है, कविता की 4 लाइनें दे देंगे, बोलेंगे कहाँ की है। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा, अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे, राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो इसको लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। देखिए कहाँ कविता ये लिख देखते चलिए कि किसने लिखा है। और बाद में मैं एक वीडियो ऐसे डाल दूँगी, पाठ का नाम और ये किसने लिखा है ये सब करके मैं डाल दूँगी शॉर्ट में, भी आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने कक्षा 1 की डाल दी है शॉर्ट वीडियो, लेखकों का नाम, पाठ का नाम और क्या है, कहानी है, कैसे है, तो उसको जा कर के जिनने नहीं देखा है जाके वहाँ से देख लीजिए। अब इसमें है पाठ 16 चंद्रयान। यह एक संवाद है। देखिए याद रखिएगा, ये एक संवाद है, कहानी, ठीक है, संवाद की कहानी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, विद्यार्थी हैं रहते हैं और अध्यापिका, एक कक्षा रूम रहता है। तो ये लोग चाँद को देख कर के कुछ बातें करते रहते हैं। तो अब चाँद के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि मतलब कुछ बच्चे कहते हैं मुझे चाँद पर जाना है, छुपन छुपाई खेलना है। तो अब अध्यापिका कहती है चाँद पे कैसे जा सकते हो? तो बच्चे बोलते हैं रॉकेट से। तो अध्यापिका कहती है हाँ, चाँद पर तो रॉकेट जाता है, अभी गया है, बताओ कौन सा रॉकेट गया है? तो बच्चे बोलते हैं चंद्रयान 1, 2, 3। तो अध्यापिका कहती हैं शाबाश। फिर अध्यापिका बताती हैं कि चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है, ऐसा भारत करने वाला पहला देश बना है, ठीक है। ये हम लोग की गौरव की बात है। देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब उसके बाद जो है बच्चे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? तो टीचर समझाती हैं दक्षिणी ध्रुव वैसा ही होता है जैसे धरती का दक्षिणी ध्रुव होता है, वैसे चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव होता है। वहाँ पे बहुत कठिन परिस्थिति के कारण कोई भी चंद्रयान मतलब कोई भी यान वहाँ उतारना मुश्किल था, और हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है, तो हमारे लिए गौरवपूर्ण की बात है। अब उसके बाद ये क्या है, इन्होंने कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिक चाँद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चाँद पर क्या-क्या है। तो विद्यार्थी बोलते हैं हमारा भी मन करता है कि हम चाँद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। तो अध्यापिका कहती है हाँ, हाँ, क्यों नहीं? अच्छा यह बताएँ कि मतलब वैज्ञानिकों को चाँद पर क्या-क्या मिला होगा? तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं पानी, कुछ विद्यार्थी कहते हैं मिट्टी। तो अध्यापिका कहती है हाँ, आपको सही पता है। आपको तो पता है कि चाँद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चाँद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या-क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। क्या नाम दिया? चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चाँद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चाँद पर पानी है। तो अब एक विद्यार्थी बोलता है वैज्ञानिकों की इतनी दूर जाके पानी का पता लगाने की आवश्यकता थी, हमारे आसपास पोखर भी तो मिलते, वहाँ से भी ले सकते थे। तो एक अन्य विद्यार्थी कहा वो पानी लेने चाँद पर नहीं गए थे, वो रहस्य का पता लगाने गए थे। अध्यापिका बोलती है हाँ, बिल्कुल ठीक है, रहस्य का ही पता जानने गए थे। और उन्होंने फिर रॉकेट भेजने की योजना बनाई और दूसरा रॉकेट भेजा उन्होंने चंद्रयान 2, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके कारण वह चाँद पर नहीं उतरा। फिर उसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने परिश्रम किया और तीसरी बार चंद्रयान 3 चाँद पर पहुँच गया, जो कि सब लोगों ने टीवी पर देखा है। तो बच्चे कहते हैं हाँ, प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था रेडियो पे, हम लोगों ने भी सुना था। फिर अध्यापिका कहती हैं तो देखा आप लोगों ने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। तो अब विद्यार्थी कह रहे हैं कि अब क्या चल रहा है चाँद पर? तो मतलब कि अब चाँद पर क्या चल रहा है? तो अध्यापिका बोलती हैं बहुत अच्छा प्रश्न है, शाबाश आपको पता है ना चाँद पर जो उतरा था उसका नाम क्या था? विक्रम लैंडर। एक वीडियो मैंने भी बनाई है चंद्रयान मिशन 3 पे, वहाँ पे आपको सारी बातें आपको पता चल जाएँगी। चंद्रयान 3 पे क्या है, कैसे है, मतलब चंद्रयान 3 पे A to Z वीडियो मैंने A to Z क्लास दी है, जाके उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छी है। उसमें मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो
इस विक्रम उसका नाम विक्रम लैंडर है। तो विक्रम लैंडर अपने साथ प्रज्ञान को ले गया था और यही प्रज्ञान जो है चाँद पर घूम कर चाँद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं है, मतलब रहना संभव है कि नहीं है, क्या-क्या वहाँ पाया जा रहा है, ये सब पता लगा कर के भेज रहा है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये जो है अध्यापिका बोलती है, चलो हम लोग चाँद का गाना गाते हैं। चंदा के गाँव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। ठीक है। पार्ट 17 है। तो पार्ट 17 है बोलने वाली मांद। मांद वही गुफा होती है, गुफा। तो ये एक कहानी है जिसमें क्या होता है कि एक जंगल में खर नखर नाम का खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। तो वो जो है बहुत भूखा घूम रहा था। फिर घूमते घूमते एक मतलब कि एक मांद मिली उसको। तो वो क्या किया, रात काटने के लिए उसी मांद में घुस गया। फिर सोचा इसमें कोई ना कोई तो जानवर रहता ही होगा, तो वो जैसे ही वो जानवर आएगा मैं उसको दबोच लूँगा। तो उसके बाद वहाँ से उस मांद में दधीपुच्छ, क्या नाम है इसका, दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहता था। तो वो मांद की ओर बढ़ा तो उसको सिंह के पैर दिखे। जब उसके सिंह के पैर दिखे तो अब वो, लेकिन जाने के तो दिखे थे उस मांद के अंदर, लेकिन वापस आने के नहीं दिखे थे। तो उसने एक युक्ति सोची और उसने मांद से बोला कि मांद, जब मैं मतलब ये जो दधीपुच्छ ने सियार ने मांद से पूछा कि जब मैं मांद तुम्हारे पास आता हूँ, भीतर आता हूँ, तो तुम मुझे मतलब पुकारते हो, तुम मुझे बोलते हो, आज तुम क्या हुआ, आज तुम्हारी बोलती क्यों नहीं निकल रही है। तो सिंह सोचा कि चलो लग रहा है कि ये जो मांद है ये डर के मारे नहीं बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही बोल देता हूँ और ये जो है सोचेगा कि मांद बोल रही है। तो उसके बाद जब ऐसा सुन करके सिंह ने आवाज़ लगाई दहाड़ से, और उसके बाद जब दहाड़ आवाज़ लगाई तो ये भाग गया और सियार ने कहा कि मतलब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन आज तक किसी भी मांद को बोलते हुए नहीं देखा। तो इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है भगवान सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है, भगवान सिंह ने लिखा है। ठीक। अब ये इस कहानी में इतना ही था। पाठ 18 है हम अनेक किंतु एक। यह एक कविता है। ठीक है, तो चलिए कविता एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो कविता है कि है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं भारत के अंग हैं, भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार टोलियां हजार, कंठ भी अनेक राग भी अनेक, किंतु गीत बोल एक हम अनेक किंतु एक, एक मातृभूमि एक पितृभूमि, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक हम अनेक किंतु एक। इसको लिखा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने। क्या लिखा है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने। इसको 2-3 बार ऐसे रिपीट कर लीजिएगा, चाहे तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये हो गया और उसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पहुंच गए दूसरी कविता पे। ठीक है, इसमें भी कविता ही है, मतलब इसी पाठ में नीचे कविता है। इसका नाम है हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं, कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बिल्कुल राग मगर एक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिली सागर में हुई सब एक है। तो बस इतना ही था। और ठीक है, ये पूरा आज कंप्लीट होता है आपका मेरा और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।